नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक से लेसन नंबर 7 जिसका नाम है इंटरव्यू और जिसके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर अम्बर्टो इको। तो देखिए दोस्तों, लेसन की शुरुआत होती है, यानी सबसे पहले जो बताया गया है इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि देखो इंटरव्यू जो है वर्ड कोई नया नहीं है। तो इंटरव्यू का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको जानते हैं साक्षात्कार। तो इंटरव्यू के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंटरव्यू के ऊपर जो पॉजिटिव व्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस किया गया है और इंटरव्यू के ऊपर जो है एंशिएंट विचारों को भी, यानी प्राचीन विचारों को भी दिखाया गया है। कि सबसे पहले तो ये समझिए कि इंटरव्यू क्या होता है। तो इंटरव्यू इज़ ए गुड सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इंटरव्यू जो है एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है जिससे हम किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। टू नो अबाउट एनी पर्सनैलिटी अबाउट हर्स और हिज सीक्रेट्स, उनके रहस्यों के बारे में, यानी उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में हम इंटरव्यू के माध्यम से जान सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूज़ की बात की जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में, यानी पुराने समय में इंटरव्यू को अच्छा नहीं माना जाता था। पुराने समय में इंटरव्यू देना जो है राइटर्स पसंद नहीं करते थे, यानी जितनी भी पर्सनैलिटीज़ थी वो इंटरव्यू देने से ज़्यादातर पर्सनैलिटीज़ घृणा करती थी। अलग अलग तरह के विचार बताए गए हैं। एक वी.एस. नेपोल थे। तो वी.एस. नेपोल के अकॉर्डिंग ये एक झटका था, वी.एस. नेपोल कहते हैं। और सोल बेलो के अकॉर्डिंग जो है ये एक थंब प्रिंट था, यानी डार्टवे पर अंगूठे के निशान के समान था। तो अलग अलग हस्तियां जो हैं अलग अलग अपने विचार रखती थी। रुडयार्ड किपलिंग का भी विचार अच्छा नहीं था, यानी प्राइवेसी पर एजल्ट था। तो लोग प्राचीन समय में इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते थे। इंटरव्यू लेना या इंटरव्यू देना फोटोग्राफ के समान था, यानी फ़ोटो खिंचवाने के समान था। अब समझिएगा इसको कि फ़ोटो खिंचवाने के समान क्यों बताया गया है। क्योंकि प्राचीन संस्कृति में इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स फोटोग्राफ यानी फ़ोटो खिंचवाना जो है वो अपशकुन माना जाता था। केवल मरे हुए व्यक्ति का ही फ़ोटो खींचा जाता था प्राचीन समय में। जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी मौत के बाद उसका फ़ोटो खींच लिया जाता था और उसके फ़ोटो के ऊपर फूल मालाएं वगैरह चढ़ा करके उसको दीवार पर फिक्स किया जाता था। तो इसलिए अच्छा नहीं माना जाता था फ़ोटो खिंचवाना इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स। तो बिल्कुल उसी से तुलना की जाती है कि जिस तरह से फ़ोटोग्राफ लेना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता था, उसी प्रकार से इंटरव्यू को भी अच्छा नहीं माना जाता था। ये कहीं ना कहीं दखलंदाजी थी किसी के पर्सनल जीवन में, किसी की पर्सनैलिटी में एक झटका था, एक रुकावट थी। तो इंटरव्यू के दौरान यानी लैंग्वेज में भी, यानी फ्लुएंसी में भी फ़र्क पड़ता था, यानी खुल कर के बोल नहीं सकते थे। जो बताना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं उसको सही से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो इंटरव्यू को प्राचीन समय में अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अगर हम अब प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा माना जाता है इसको। अगर इंटरव्यू आपका देखिए, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है तो वो भी एक शान का प्रतीक होता है और लेने वाला भी गौरवान्वित होता है कि भाई मैं इतने बड़े व्यक्ति का, इतने बड़ी पर्सनैलिटी का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो इस तरह से अब प्रेजेंट एरा में जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन का। किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। और इस माध्यम में मतलब जर्नलिज्म का एक बहुत अच्छा माध्यम हो चुका है। जर्नलिज्म में ये एक करियर के रूप में भी अब आगे जो है बढ़ाया जा रहा है कि हमारे जो नवयुवक हैं वो इसमें करियर भी बना सकते हैं जर्नलिज्म में। तो दोस्तों, अब बहुत अच्छा महसूस किया जाता है इंटरव्यू लेना भी और इंटरव्यू देना भी। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जो हमारे राइटर हैं, आज के जो हमारे राइटर हैं, ये उनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर अम्बर्टो इको।
तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर अम्बर्टो इको का इंटरव्यू चल रहा है और उनके इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनका नाम है मुकुंद पद्मानंभन। तो मुकुंद पद्मानंभन जो है उनका जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी पूरे इंटरव्यू के दौरान ये कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो इंटरव्यू देने से घृणा करते थे। तो जो हमारे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर अम्बर्टो इको हैं, ये बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और ये जो है जब इंटरव्यू इनका लिया जा रहा है तो इन्होंने बाई चांस जो है यानी अचानक से ही, वैसे तो जो है एकेडमिक लिखा करते थे और इन्होंने 40 एकेडमिक वर्क्स दिए थे, यानी 40 किताबें इन्होंने लिखी थी अपने जीवन में। लेकिन एट द एज ऑफ 52 यानी जब ये 52 साल के थे तो अचानक से इनके माइंड में आ गया कि भाई एक नॉवेल लिखा जाए। और उस नॉवेल को वो लिखा करते थे, संडे टू संडे लिखा करते थे। तो संडे को लिखे जाने वाला वो नॉवेल वो उनका इतना सफल हो गया कि वो एक बहुत ही धड़ल्लेदार एकदम से थम्पिंग सक्सेस जो है उनके लिए लाया। उस नॉवेल का नाम था द नेम ऑफ रोज। अब द नेम ऑफ रोज की उस जमाने में हजारों कॉपियां बिकी थी, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था वो नॉवेल। और उसकी इतनी बड़ी सफलता का राज क्या था? उसका सफलता का राज ये था कि देखिए उन्होंने इसमें मिंगल थीम का यूज़ किया था, यानी इसमें उन्होंने थियोलॉजी भी डाली थी, इसमें उन्होंने फिजिकल के बारे में भी लिखा था, यानी आध्यात्म के बारे में भी उन्होंने लिखा था, भौतिकवाद के बारे में भी लिखा था और धार्मिकता के बारे में भी लिखा था। और डिटेक्टिव थीम पढ़ने वाले जो हमारे नवयुवक, रोमांस पढ़ने वाले जो हमारे नवयुवक थे, उन्होंने भी इसको देखा था, क्योंकि उन्होंने इसको थीम को इस तरह से घड़ दिया था कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों से लेकर के जवान लोगों तक ने इसको पढ़ा था। तो यही कारण था कि वो बहुत बड़ी सफलता उनके लिए लेकर के आया था। तो लोग उन्हें नोवेलिस्ट कह करके बुलाने लगे थे, तो जो उन्हें बोदर कर देता था, क्योंकि वो खुद पद्मानंभन को यानी मुकुंद पद्मानंभन को इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर आप सबसे पहले अपने आप को एकेडमिशियन कहलाना पसंद करेंगे या अपने आप को आप नोवेलिस्ट कहलाना पसंद करेंगे, तो वो खुद में कहते हैं कि मैं जो है एकेडमिशियन पहले हूँ, मैं पहले शिक्षाविद हूँ, उसके बाद नोवेलिस्ट हूँ। यानी मैं एक ऐसा नोवेलिस्ट हूँ जो संडे टू संडे लिखता हूँ, यानी संडे को लिखे जाने वाले नोवेल लिखने वाला एक ऐसा नोवेलिस्ट हूँ। तो वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं इस बात को और वो कहते हैं कि मैं एजुकेशनलिस्ट पहले हूँ, यानी एकेडमिशियन पहले हूँ। और वे लोग जो मुझे नोवेलिस्ट कहकर बुलाते हैं वो मुझे बोदर कर देते हैं। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो अपने आप को नोवेलिस्ट कहलाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो एक जो है शिक्षाविद थे, तो अपने आप को एकेडमिशियन कहलाना पसंद करते थे। उन्होंने अपने जीवन में 40 किताबें लिखी थी और जबकि उन्होंने केवल 5 ही नोवेल लिखे थे अपने पूरे जीवन में। तो आप ही बताइए कि 5 नोवेल लिखने वाला कैसे नोवेलिस्ट हो सकता है, जबकि उन्होंने 40 स्कॉलरी वर्क्स दिया था, यानी 40 किताबें उन्होंने एजुकेशन पर लिखी थी। अब उसके बाद में फिर मुकुंद पद्मानंभन उनसे पूछते हैं कि आपके पास इतना ज़्यादा समय भी नहीं होता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ाते हैं, तो आपको लिखने के लिए इतना समय कहाँ से मिल जाता है, कैसे आप लिखने के लिए इतना समय निकालते हैं? तो तब वो कहते हैं कि देखो जब भी मुझे खाली समय मिलता है, यानी अपने उस खाली समय को कहते हैं वो इंटरसिटीज़ बोलते हैं कि खाली समय को यूटिलाइज करता हूँ मैं, यानी खाली समय में भी मैं लिखता हूँ। कि जैसे अगर थोड़ा सा भी मुझे समय मिलता है तो मैं उस समय को भी यूटिलाइज करता हूँ और उस समय में मैं लिख देता हूँ। तो ये इंटरसिटीज़ जो है वो इस समय को बोलते हैं। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस लेसन को समझ चुके होंगे। यानी इंटरेस्टिंग जो आपका फैक्ट है वो है इंटरव्यू के ऊपर व्यू, एंशिएंट टाइम के व्यू और प्रेजेंट टाइम के व्यू में डिफरेंस आपको समझना है कि क्या क्या व्यू आपको बताए गए हैं और किस तरह से हमारे सिल्वेस्टर अम्बर्टो इको कैसे लिखने के लिए समय निकालते हैं और कौन सा उन्होंने नॉवेल लिखा था जो उनका फेमस हो गया था, क्या वो नॉवेलिस्ट थे या क्या वो एकेडमिशियन थे पहले, और क्या वो घृणा करते थे इंटरव्यू देने से। तो ये सारी क्वेरीज आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी होंगी माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा।